हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। लेट्स बिगिन द चैप्टर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये 5 हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। This is Tina's dining room. She is having dinner with her father, mother and brother. Look at the photograph and write down the names of some things which come from plants. तो स्टूडेंट्स, आपके राइट हैंड साइड पे जो आपका टेक्स्ट है एक फोटोग्राफ है जिसको डिस्क्राइब करा गया है, जिसमें टीना और उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आपको उस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके बताना है कि आपके कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो प्लांट्स से डिराइव होते हैं। Our life depends on nature. Plants are a major part of nature. Plants give us food. Cereals, pulses, vegetables and fruits come from plants. Sugar and oil too are obtained from plants. Plants also provide us wood, fibers, rubber, gum, tea and coffee. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारे जितने भी फूड आइटम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जितने भी डिराइव होते हैं वो प्लांट से डिराइव होते हैं। यहाँ तक कि कुछ गम्स, रेजिन्स, दाल यानी कि पल्सेस, वेजिटेबल्स और ऑयल्स भी प्लांट्स से ही डिराइव होते हैं। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मेजरली नेचर पे डिपेंडेंट हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए। Plants supply us with life-giving oxygen. Plants help to reduce soil erosion. Life on earth cannot exist without plants. We need to grow more and more plants since we depend on them. More plants would mean a continuous supply to plant products to meet our needs. और साथ ही साथ ये जो नेचर है, प्लांट्स है, ना केवल हमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स देते हैं बल्कि साथ ही साथ जो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को एक साथ जोड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स होती हैं या फिर सॉइल्स होती हैं वो इरोड नहीं करती हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। Why does a plant produce so many seeds? This is because most new plants grow from seeds. Not all seeds grow into new plants. Some seeds are not fully grown when they are separated from their parent plants. Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are eaten by insects or birds. Some do not get the right soil or enough air and water. Such seeds do not grow into new plants. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो कुछ सीड्स होते हैं उनसे काफ़ी सारे प्लांट्स निकलते हैं, लेकिन सारे सीड से प्लांट्स नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हर एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉइल और वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। और कभी कभी जब पेरेंट प्लांट से ये सीड अलग हो जाता है तो उसके अंदर से एक नया प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grow into new plants. Let us perform an activity to see the parts of a seed. तो अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें कि जितने भी फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं एक प्लांट को ग्रो करने के लिए वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। A seed and its पार्ट्स। तो अब हम सीड और उसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। एक्टिविटी: सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। टेक वन ऑफ दीज सीड्स। You will notice that it has an outer covering which has swelled because the seed was in water. This outer covering is the seed coat. तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ग्राम का सीड लेना है और उसे वाटर में सोक कर देना है। थोड़े दिनों के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो सीड है आपका वो वाटर में ही थोड़ा सा स्वेल हो गया है। तो ये जो कोटिंग हो जाती है, इस कोटिंग को हम बोलते हैं सीड कोट।
Remove the seed coat. You will see two seed leaves or cotyledons. Separate them and you will find a baby plant inside. This baby plant, a tiny shoot and a tiny root. और जैसे ही आप इस कोटिंग को रिमूव करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपको दो लीव्स दिखाई देंगी. ये दो लीव्स कुछ नहीं बल्कि बेबी प्लांट्स हैं. Food for the baby plant is stored in the seed leaves. As long as the baby plant does not grow green leaves, it depends on the food stored in the seed. Seeds of some plants like grams, peas and beans have two seed leaves and are called dicot seeds. और ऐसे कुछ seeds जिनके दो plants निकलते हैं या फिर दो roots या दो stems निकलती हैं, उनको dicot plant या dicot seed कहा जाता है. Seeds of some plants like wheat, maize and rice have one seed leaf and are called monocot seeds. जैसे dicot seeds होती हैं, उनकी दो stems होती हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी आपके plants होते हैं जैसे कि wheat, maize और rice. इसकी single leaf होती है, इसीलिए इनको monocot seed कहा जाता है. Infobit. Some seeds like gram and pea have two seed leaves and are called dicotyledons. Some seeds like that of wheat and rice have one seed leaf and are called monocotyledons. तो यहीं पे आपको जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, जिनकी सिंगल लीव्स होती हैं उन्हें मोनोकॉट बोला जाता है और जिनकी डबल होती हैं उनको डाइकॉट बोला जाता है. Growing plants from seeds. You know that a plant produces many seeds, but only a few of them are used for germination. Germination is the process by which a seed produces a baby plant or seedling in the presence of water, air and warmth of sunlight. तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा कि सारे सीड से एक प्लांट आउटग्रो नहीं कर सकता है. बहुत कम ऐसे सीड्स होते हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट, वाटर और एयर की प्रेजेंस में एक सीड से एक प्लांट आउटग्रो करता है. स्टेजेस इन जर्मिनेशन. तो अब हम देखेंगे जो जर्मिनेशन होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं ताकि फाइनली एक प्लांट आउटग्रो करे. A. The seeds absorb water through the seed hole. The cells of the embryo start dividing and increasing in size. B. The seed coat breaks open and the root or the radicle sprouts and grows downwards. C. Then the shoot or the plumule starts growing upwards, which later produces stems and leaves. D. When the seedling grows green leaves, it starts making its own food. This is when the cotyledons dry and फॉल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जर्मिनेशन के 4 प्रोसेसेस देखे. किस तरीके से सीड को पहले हम सॉइल में डालते हैं, उसके बाद वो वाटर, एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में एक अपने आसपास सीड की कोटिंग बना लेता है. जैसे ही सीड कोट ब्रेक होता है उसमें से निकलती हैं लीव्स. फिर जैसे जैसे ये लीव्स बाहर की तरफ आती हैं उसके बाद ये अपने जितने भी फूड मेकिंग का प्रोसेस है, जितना भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, खुद कैरी फॉरवर्ड करने लग जाती हैं. Let us perform an activity to study the conditions necessary for a seed to germinate. तो अब जो हम एक्टिविटी देखेंगे उसमें हम देखेंगे जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक्टिविटी. Take 4 shallow dishes. Place cotton in each dish. Take a few gram seeds and put some of them on each dish. Now follow the steps given below for each dish. तो अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको ग्राम सीड्स लेनी है और आपको अलग अलग बोल में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डाल देना है. Dish 1. Keep this dish in a place where it gets adequate amount of air and warmth. The cotton should be moist. Dish 2. Place the second dish in the refrigerator and keep the cotton moist. Dish 3. Place it where it can get adequate amount of air and warmth. Do not wet the cotton. Dish 4. Place it where it can get adequate sunlight. Keep the seeds and the cotton covered with water.
तो यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में 4 डिशेस जिसमें कॉटन है और वाटर है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग कंडीशंस में आपको रखने के लिए दिया गया है। एक जहाँ पे आपका जो कॉटन है वो मॉइस्ट है, वाटर में डिप्ड है, उसमें आपकी ग्राम सीड्स हैं और सनलाइट भी प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन में आपने रेफ्रिजरेट करा हुआ है और थर्ड कंडीशन में आपने जो आपका कॉटन है उसको मॉइस्ट नहीं किया हुआ है। ये जो चारों आपके डिशेस हैं, आप एंड रिजल्ट देखेंगे कि चारों की अलग अलग रिजल्ट हैं। Record your observations after 48 hours in the observation table given on the next page। तो जैसे ही आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको ठीक 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जितने भी चारों डिशेस में, चारों बोल में आपके जो ग्राम सीड्स थे उनके साथ क्या क्या रिजल्ट निकला है। और जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट पेज में आपको टेबल दिया गया है, उसमें आपको वो ऑब्जर्वेशंस फिल करनी है। You will notice that the seeds in dish 1 will only germinate. This shows that if any condition is missing, the seeds will not grow into new plants. So, air, water and sunlight are the conditions necessary for germination. तो आपके जो चारों डिशेस थी, आप 48 आवर्स के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ जो डिश 1 की कंडीशंस थी कि आपका मॉइस्ट था, आपका ग्राम सीड, कॉटन भी मॉइस्ट था, सनलाइट भी प्रेजेंट थी, एयर भी था, सिर्फ डिश 1 का ही आपका जो सीड है वो जर्मिनेट होगा। इन चारों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन मिस होगी तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। लेट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। For a healthy growth of new plants, it is necessary for the seeds to spread away from one another and from the parent plant. If all the seeds stay together with the parent plant, it would lead to overcrowding. The seeds would compete for air, water, sunlight, space, and minerals. The process of scattering away of seeds from each other and from the parent plant is called dispersal of seeds. तो स्टूडेंट्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बेसिकली ये फिनोमेना है कि जो भी एक पेरेंट प्लांट होता है उससे सीड को अलग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सीड अपने पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, तो वहीं पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और जो 3-4 हमारी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो कि है स्पेस, मिनरल, सनलाइट, वाटर और एयर, वो सबको नहीं मिल पाएगा। तो ये जो फिनोमेना है पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स होने का, सेपरेट होने का, इसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। Dispersal and its agents. The process of dispersal is carried out by agents like wind, water, animals, and explosion. In order to facilitate by different agents, many seeds and fruits have developed special features. Let's study how these features help them in the dispersal and the mechanism of dispersal of each एजेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं ये अलग अलग एजेंट्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि वाटर, आपका विंड हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं इन सब की मदद से जो आपका सीड होता है वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट होता है। विंड। Seeds that are dispersed by wind have special features. They are very light and have hair or wings. Sycamore, for example, has paired seeds with long wings. They spin along with the wind and are carried away to other places. Cotton seed is fluffy and light. Seeds of madar have hair which make them suitable for wind dispersal. तो विंड जब एज एन एजेंट काम करता है सीड डिस्पर्सल के लिए, तो जिस टाइप के सीड्स ये डिस्पर्स करता है उनके अलग एक फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। विंड के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं वो बहुत ही लाइट सीड्स होते हैं, फ्लफी होते हैं और हेरी होते हैं, जैसे कि आपके कॉटन सीड्स हो गए, ये भी विंड के थ्रू ही डिस्पर्स होते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। वाटर। Plants have seeds which are light and can float in water, are dispersed by water currents. These plants grow in
एंड अराउंड वाटर। तो वाटर के थ्रू जब कोई सीड डिस्पर्स होते हैं, इन सीड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये वाटर करेंट्स यानी कि जो वाटर का फ्लो होता है उसमें बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। और ऐसे जो सीड्स होते हैं ये पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास ग्रो करते हैं। Some water plants such as lily, hydrilla and lotus depend on water for dispersal of seeds. Coconut has a fibrous covering around its seeds which helps it to float. The lotus fruit is light and spongy and is easily carried away by water current. तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे जैसे कि लोटस भी पानी के आसपास या फिर पानी में ही ग्रो करता है, और ऐसे प्लांट्स ऐसे सीड्स को डिस्पर्स होने के लिए वाटर करंट्स की ज़रूरत होती है। Animals, birds and human beings help to disperse the seeds. Some seeds like cockleber have hooked spines, while some such as mistletoe have sticky mucus. Such seeds get easily attached to the fur of animals or clothes of human beings and get carried to other places. When the fruit pulp is swallowed by animals, insects and birds, the seeds present in it come out in their droppings and undigested matter. तो आपके कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स की स्किन या फिर उनके क्लोथ्स से चिपक कर डिस्पर्स हो जाते हैं। ये कुछ छोटे छोटे आपने नोटिस भी करे होंगे, आपके कपड़ों में कभी कभी कुछ प्लांट्स के सीड्स चिपक जाते हैं जिनकी जो आउटर लेयरिंग होती है वो बहुत ही स्पाइकी होती है। तो ये जो होते हैं ये काफ़ी सारे या तो एनिमल्स की स्किन पे चिपक जाते हैं या फिर एनिमल्स के फर पे या फिर ह्यूमन बीइंग्स की स्किन या फिर क्लोथ्स पे भी चिपक जाते हैं, और इनकी मदद से ये अपने पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स हो जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट फ्लेशी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज एटसेट्रा एंड थ्रो द सीड्स अवे। Nut eating animals such as squirrels carry the seeds away and bury them for later use. These seeds grow into new plants under favorable conditions. तो जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्लैशी फ्रूट्स यानी कि एप्पल या फिर मैंगोज जैसे फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, और इनके जो सीड्स होते हैं खाने के बाद हम फेंक देते हैं। तो यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं कुछ जैसे कि स्क्विरल्स हो गए, वो इन सारे एप्पल्स के सीड्स या फिर मैंगोज के सीड्स को अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं लेटर यूज़ के लिए, और एज अ रिज़ल्ट जब ये सारे जो सीड्स होते हैं एप्पल के या फिर मैंगो के, ये एक फर्दर एक न्यू प्लांट में आउटग्रो कर जाते हैं। एक्सप्लोजन। Some fruits scatter their seeds by exploding the seed pods. When the seeds are ripe and the pod has dried, it bursts open and the seeds are scattered. For example, pods of squirting cucumber spread their seeds by explosion. तो ऊपर के 4 एजेंट के अलावा जो हमारा 5वां एजेंट है एक्सप्लोजन, इसमें जो आपके सीड पॉड्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं यानी कि फट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से, इस एक्सप्लोजन की वजह से जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। इन्फोबिट। Guava seeds are dispersed through ingestion by animals. This method is called endozookery. The edible nutritious fruit is eaten by animals while the seeds are excreted out. तो जो ग्वावा के सीड्स होते हैं ये जैसे ही कोई एनिमल कंज्यूम करता है, जो इसका सीड होता है वो उसको एक्सक्रीट कर देता है यानी कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है और सारे के सारे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेता है। Infobit. The seeds of sycamore have wings spin through the air like mini helicopters. Reproduction through body parts. Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as roots, stem and leaves of the parent plants. तो apart from the plant growing from a seed, प्लांट्स जो होते हैं वो एक बॉडी स्ट्रक्चर में से भी आउटग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। प्लांट्स लाइक रोज, बुगनविले, हिबिस्कस एंड शुगर केन ग्रो फ्रॉम स्टेम
cuttings. The stems are taken from the mother plants that have buds on them. तो अभी जो आपने बुगेनविले, हिबिस्कस, रोज, शुगर केन ये सब देखा, इनकी जो स्टेम्स होती है इसमें भी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है. Potato and ginger have small buds on them. When these are planted in the soil, new shoot grows from these buds. ऐसे ही जो पटेटो और जिंजर होते हैं, आपने कभी नोटिस करा होगा कि जो पटेटो होता है उसके ऊपर से भी, बॉडी से भी काफ़ी सारी स्टेम्स निकल रही होती हैं. तो यही जो बॉडी की स्टेम्स होती हैं, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स. Infobit. The reproduction in plants in which new plants grow from any body part of the parent plant is called vegetative reproduction. तो ऐसा कोई भी आपका बॉडी पार्ट से अगर कोई रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कर रहा है या फिर नया प्लांट निकल रहा है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Reproduction from leaves. Some plants like Bryophyllum reproduce through their leaves. The leaves have buds along their edges. New plants grow from these buds. तो कुछ हमारी जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्टेम के अलावा लीव्स में भी टेक प्लेस करती है. Reproduction from roots. Sweet potato, carrot and radish are roots that have been modified to store food. When replanted, these roots grow into न्यू प्लांट्स. तो कुछ जैसे कि स्वीट पटेटो, रेडिश या फिर कैरेट हो गया, इनकी जो रूट्स होती हैं उससे भी नए प्लांट आउटग्रो करते हैं. क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स. The practice of growing plants on a large scale and food and other purposes is called एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू या जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं फॉर फर्दर कंजम्पशन. Different crops are grown in different seasons. In India, crops that are grown in the summer season are called kharif crops. Some of the kharif crops are rice, jawar, bajra, jute, hemp, peanut, millet, मेज एंड पल्सेस. तो जितने भी हमारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सारे क्रॉप्स के अलग अलग सीजन्स होते हैं. इंडिया में जो समर सीजन में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स को हम नाम दिया है खारिफ क्रॉप्स, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं राइस, जवार, मिलेट्स, पल्सेस एट्सेट्रा. Vegetables such as spinach, brinjal, tomato, onion, pumpkin, garlic and gourd grow well in the summer season. Some of the fruits that grow best in summer are peach, lychee, mango, watermelon, muskmelon, plum and apricot. तो ऊपर हमने कुछ क्रॉप्स देखे थे जो गर्मियों में ग्रो करते हैं. ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो गर्मियों में सबसे ज़्यादा अच्छे से या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करते हैं. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. व्हीट एंड ग्राम आर रबी क्रॉप्स. रेडिश, टर्निप, कैरेट, पीज, मस्टर्ड, cauliflower, cabbage and beans are some vegetables that grow well in winter. Apple, banana and pomegranate are fruits that are grown in the winter season. तो जैसे गर्मियों में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उन्हें खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है, उसी तरीके से जो क्रॉप्स हम सर्दियों में उगाते हैं उन्हें कहा जाता है रबी क्रॉप्स. उसी के साथ साथ कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि आपके एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार, ये सारे ग्रो होते हैं सर्दियों में. Different plants not only grow in different climates and seasons, but they also require different kinds of soil. If we know the conditions that are suitable for the germination of seeds, we can grow better crops. Rice and jute grow in clayey soil which holds plenty of water. That is why more rice is grown in and around वेस्ट बंगाल. तो स्टूडेंट्स जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन और सीजन्स को डिमांड करते हैं. जो गर्मियों के क्रॉप्स हैं वो आप सर्दियों में अच्छे से नहीं उगा पाएंगे एंड वाइस वर्सा. यही रीज़न है कि जो राइस है वो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी मांगता है, क्लेई सॉइल, इसीलिए वो वेस्ट बंगाल के आसपास ज़्यादा ग्रो करा जाता है.
On the other hand, wheat is grown in the sandy soil. Cotton grows well in the black soil of central and western India. Tea plants need moist soil and grow on the slopes of hilly areas like Assam, the Nilgiris and Darjeeling. Coconut trees grow in coastal areas. Onion and groundnut need well-drained सैंडी सॉइल. इसी तरह आपने अलग अलग जो क्रॉप्स अभी आपने एग्जाम्पल्स देखे वो अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स या फिर वेजिटेटिव कंडीशंस है उनको डिमांड करता है. और अगर हमें इसकी अच्छी तरीके से नॉलेज होगी कि कौन सा क्रॉप कौन से सॉइल को डिमांड करता है, हम अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का जो क्रॉप है वो ग्रो कर पाएंगे. हेल्दी क्रॉप्स. Crops need proper care so that they can produce better yield. Here are some tips growing healthy crops. The crop to be grown should be selected after considering the kind of soil in the area. For example, rice grows well in wet, clay soil, but groundnut needs porous सैंडी सॉइल. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कुछ हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको अलग अलग टाइप की सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो कर पाएंगे. टाइम टू टाइम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी एडेड टू द सॉइल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज. दिस वुड मेक द सॉइल फर्टाइल. और साथ ही साथ हमको जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, वो भी टाइम टू टाइम हमें इन पे पोर करते रहना चाहिए. द सीड्स सोन शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. Also, seeds should not be planted too close to each other or too deep in the soil. साथ ही साथ हमें जो हमारे seeds होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं प्लांट करने होते और बहुत ही ज़्यादा पास पास भी नहीं प्लांट करने होते. Adequate space देना important होता है. Adequate water should be provided at different stages of the growth of plants. Crops should be sprayed with insecticides and pesticides to keep them free from pests, diseases and harmful animals. साथ ही साथ टाइम टू टाइम हमें हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको पानी भी देते रहना पड़ता है और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव होता है वो भी बरकरार रखना होता है, ताकि कोई भी जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको डिजीज़ ना हो और इंसेक्ट्स उनको इन्फेक्ट ना कर दे. Weeding, that is removal of unwanted plants, should be done regularly. और weeding का मतलब होता है कि जो हमारे मेन क्रॉप्स के आसपास अनवांटेड प्लांट्स घास वास ग्रो कर जाती है उसे हटाना भी इम्पॉर्टेंट होता है. Protecting the crops. As plants grow, they have to be protected from grazing animals. Farmers often build a fence around the fields. और जैसे ही हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं उसके बाद हमें ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स चारा अपना चरते हुए जाते हैं उससे हमें हमारे क्रॉप्स को बचाना होता है. और यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो अपने क्रॉप्स के आसपास एक हाई फेंसिंग को ग्रो कर देते हैं. Birds also destroy the crops. A scarecrow helps to keep the birds away. साथ ही साथ जो बर्ड्स होती है वो भी जो क्रॉप्स होते हैं उनको ख़राब करने के लिए बिल्कुल केपेबल होती है. इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे खेतों में स्केयरक्रो होता है जिससे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं वो डर के दूर चले जाते हैं. Insecticides and pesticides are sprayed to protect the plants against insects, pests, locusts, grasshoppers, caterpillars, rats and मोल्स. साथ ही साथ जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम स्प्रे करना होता है ताकि जो रैट है, मोल्स है और बाकी सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं वो हमारी क्रॉप्स को इन्फेक्ट ना करें. व्हाट डज अ फार्मर डू व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड. तो जैसे ही हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो हार्वेस्ट यानी कि अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं उसके बाद फार्मर्स इनका क्या करते हैं. Once the crop is harvested, a farmer needs to protect the crops from insects, small animals, and moisture. Harvested grains and pulses are stored in airtight containers. Pesticides and insecticides are also used to protect the grains and
pulses. तो जैसे ही हमारे जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं, वैसे ही इन फसलों को काट दिया जाता है और एयर टाइट कंटेनर्स में फार्मर्स के द्वारा इन्हें स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को छिड़का जाता है ताकि जो रैट्स हैं, मोल्स हैं, वो उन्हें खराब ना कर दें. Farmers use seeds from the year's crop to grow new crops in the नेक्स्ट सीजन. और इसी के साथ साथ ये जो सीड्स होती हैं इसी को फार्मर्स यूज करते हैं नेक्स्ट सीजन में दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इन्फोबिट. Organic farming is practiced by farmers where manure is made from wastes of plants and animals. No chemicals are used. Organic food is healthier and tastier. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ये हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं जिसमें कि ये जो मैन्योर यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये जो होता है ये बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल केमिकल फ्री होता है. इसी की वजह से ये जो खाना होता है, जो क्रॉप होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है. लेट्स आंसर. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक छोटी सी क्वेश्चन की आपकी सीरीज है जिसको आपको खुद से आंसर करना है. टर्म्स टू रिमेंबर. सीड कोट. Thick covering of seed that protects the baby plant. Cotyledon. The seed leaves that contain food for the baby plant. Embryo. The baby plant. Germination. The process by which seed changes into a seedling. Seed dispersal. The process by which seeds are scattered away from the mother plant. Rabi crops, crops that are grown in winter. Kharif crops, crops that are grown in summer. तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे हमारे टर्म्स थे जो आपने ऊपर चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़े और आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ आई नो प्लांट्स reproduce through seeds, stems, roots, leaves and spores. Plants produce many seeds, but only healthy seeds grow into new plants. A seed needs air, warmth, water, and good soil to germinate. When a new plant grows from a seed, it is called germination. Seeds scatter away from the mother plant so that they get favorable conditions to grow. This is called dispersal. Seeds are dispersed by wind, water, animals and by explosion. Two main crops grown in India are Rabi, winter, and Kharif, summer crops. A farmer uses fertilizers to grow better crops. He uses insecticides and pesticides to protect the crops. तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऊपर चैप्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़े, जैसे कि आपका हो गया सीड डिस्पर्सल, इंसेक्टिसाइड्स, कौन से पार्ट्स से जो है हमारी जर्मिनेशन टेक प्लेस करती है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरीके से होता है. सो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं.